पूरा पूरा यस, थोड़ा नीचे, हाँ थोड़ा नीचे करेंगे इसको। सही, और थोड़ा छोटा सा, बस 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 बस, ऐसा छोड़ दो, थोड़ा ऊपर, वो नाम चला गया ऊपर से। ओके बस सही। गुड मॉर्निंग ऑल, मेरी आवाज आ रही है बराबर से और वीडियो भी? ठीक है, चलो वेरी गुड, शुरू करते हैं। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक टास्क दिया था और एक क्वेश्चन दिया था, और मैंने बोला था आपको कि अगर आप इसका आंसर जो भी परफेक्ट है, सही आंसर पहले भेजेगा तो उसका नाम हम बोर्ड पे यहाँ पे लगा के रखेंगे, राइट? तो दो बच्चों ने सही आंसर सबसे पहले दिया है, एक है प्रतीक, प्रतीक सोनार ऐसा कहती है, एक प्रतीक है और एक बच्ची है प्रीति। इन दोनों ने सही आंसर दिया है और पहले सही आंसर दिया है। अच्छा, सबसे पहले जिस बच्चे ने आंसर दिया था, भेजा था आंसर, इसमें एक उसका लास्ट वाला जो क्लोरीन वाला था वो गलत था, बाकी सारे सही थे। वो है प्राची। प्राची ने सबसे पहले आंसर दिया था, एक गलत था, बाकी सारे सही थे। प्रतीक और प्रीति का जो है वो सारे आंसर सही थे, परफेक्ट थे। तो जो सैटरडे का दिन था वो ये कन्या राशि वालों के लिए अच्छा था, पी वाले, तीनों पी, प्राची, प्रतीक, प्रीति, इन सब लोगों ने सही आंसर दिया है। इन दोनों का नाम बोर्ड पे रखेंगे। वेरी नाइस, चलो वेरी गुड, फाइन। तो आज शुरू करते हैं, वापस हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा ये जो सॉल्यूशन इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है, उसका ये लेक्चर नंबर 5, ये 5th लेक्चर है हमारा। इस लेक्चर में हम प्रीवियस जो डिस्कशन किया था इवेपोरेशन, उसी को आगे एक्सटेंड करके वेपर प्रेशर तक लेके जाने वाले हैं, राइट? ओके, चलिए। तो हमने आपको ये बताया था इवेपोरेशन में, मैंने बताया था कि एक वेसल के अंदर अगर मैं एक प्योर सॉल्वेंट ए ले लेता हूं, यानी प्योर ए मैंने ले लिया था यहाँ पे, और इसके क्या बन रहे थे, वेपर्स बन रही थी, ठीक है? और जो भी मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के सरफेस पे थे, ए वाले, ये सारे जो है वो क्या करते हैं, ये एस्केप हो जाते हैं एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है कि ये प्रोसेस जो है, ये फिनोमेना जो है वो शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वाला फॉर्मूला, ये फिनोमेना जो है वो देखने को मिलता है। हमने आपको ये भी बताया था कि इवेपोरेशन जो है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है
टाइप ऑफ सॉल्वेंट, अदरवाइज टाइप ऑफ सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस ऐसा है जो इजीली इवेपोरेट हो जाता है तो इसका इवेपोरेशन क्या होगा, ये इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। हनी और वाटर का एग्जांपल हमने लिया था, पेट्रोल का एग्जांपल, राइट। सेकंड, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ योर वेसल, अदरवाइज सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड रादर, राइट। तो मान लो अगर पानी को मैंने ऐसे फ्लोर पे डाल दिया तो क्या हो जाएगा, पानी इमीडिएटली उड़ जाएगा, जबकि एक मैंने बीकर में रखा होगा तो जल्दी से नहीं उड़ेगा, ठीक है। तीसरा फैक्टर कौन सा था, पासिंग ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर पास करोगे तो भी क्या हो जाएगा, ड्राई एयर जो है वो इस वेपर्स को या ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करता रहेगा और क्या होता रहेगा, वेपर्स जो है वो और ज्यादा बनती रहेगी, ठीक है। तो ड्राई एयर पास करने से क्या होता है, इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है बढ़ जाएगा। कई को, क्योंकि हमारे जो ये पार्टिकल्स थे ना जिनका काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता था, वो भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ये पहले वाले तीन फैक्टर्स जो है ना बेटा, ये पहले तीन फैक्टर्स जो है वो डिपेंड करते हैं फिक्स टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर अगर आपका फिक्स्ड है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तब ये तीनों फैक्टर्स हम देख सकते हैं। अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया, जैसे फोर्थ पॉइंट मैंने बताया कि टेम्परेचर चेंज किया, तो ये फैक्टर्स जो है वो भी अब उस नए टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ही बढ़ जाए। अब एक और चीज बताता हूँ, देखो अगर मान लीजिए हम इस वेसल को खुला नहीं रखते, इस वेसल को मैं बंद कर देता हूँ, ऊपर लीड लगा देता हूँ, उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, है ना। चलिए यहां पे हमने लगा दिया एक लीड, इस वेसल को हमने कर दिया क्लोज्ड, ठीक है। पानी तो हमारे पास है ही है अंदर, ये प्योर है, हम पानी ले रहे हैं, हाँ, क्योंकि सॉल्वेंट मैंने बोला ना हम हमेशा पानी लेंगे। इसमें क्या होगा, सरफेस पे यहाँ पे ए वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे ये बल्क वाले मॉलिक्यूल हैं जो सर्व दिशाओं से अट्रैक्टेड रहते हैं, सब दूर ही अट्रैक्टेड रहता है, राइट। जबकि जो सरफेस वाले पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, वो होते रहेंगे यहाँ पे इवेपोरेट, इनका इवेपोरेशन चलता रहेगा। अब समझने वाली बात आ रही है ना, यहाँ तक कहानी तो पता है आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे 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 इसको बढ़ाते जा रहा हूँ, मतलब इसको मैं और ज्यादा इवेपोरेट होने दे रहा हूँ, मैं इसको जाने दे रहा हूँ कि भाई भले जितना इवेपोरेट होना है मुझे। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक बार जाके ऐसा हो जाएगा कि अब ये वाटर के पार्टिकल्स यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे, कहाँ पे, ऊपर, वेसल में ऊपर। अब वो वहां पे जाके क्या होना शुरू होंगे, वापस एक दूसरे के साथ जुड़ने लगेंगे, दे स्टार्ट कंडेंसिंग, और कंडेंस होके क्या हो जाएगा, दे फॉल बैक टू द लिक्विड स्टेट, वापस वो लिक्विड में वापस गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन का एक इक्विलिब्रियम। हम कहां तक के इक्विलिब्रियम, या कब तक ये इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश हो जाएगा, जब तक ये वेपर्स जो है वो वापस लिक्विड में, लिक्विड वापस वेपर्स में कन्वर्ट होती रहेगी, तब तक हम कर सकते हैं यहाँ पे H2O is in equilibrium with H2O liquid with gas। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब जो वाटर वेपर्स है वो वेपर्स बनती भी रहेगी और वो कंडेंस होकर वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट होती रहेगी। अब ये वाली जो कंडीशन है जहां पे ये आपका लिक्विड और गैस के बीच का एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, तो आप जानते हो कि इस इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आपको कांस्टेंट टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करवा सकता हूँ। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता रहूंगा तो ये इक्विलिब्रियम हर बार क्या होता रहेगा, ज्यादा वेपर्स बनती जाएगी और जल्दी से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ये क्लियर हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है,
अब मुझे इस टेम्परेचर पे जहां पे ये एस्टैब्लिश हो चुका है, इस टेम्परेचर पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको Kp का वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। Kp क्या है? इट्स एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या होता है? ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। मगर आप जानते हो ना बेटा कि ये Kp जो है ये प्रेशर के साथ रिलेटेड है, तो उसमें कभी लिक्विड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, तो लिक्विड का हटा देंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ P ऑफ H2O गैस, P ऑफ H2O गैस। अब ये जो H2O गैस है वो क्या है? H2O गैस जो है वो क्या है? इसकी वेपर्स है। So whatever the value of Kp I am getting is the value of its pressure. इस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोला जाएगा। वापस से सुनो, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तब जो मैंने Kp फाइंड किया, वो Kp की वैल्यू क्या है? इट इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ अ वाटर। इज इट ओके? ये क्लियर है सबको? राइट? सो Kp इज इक्वल टू PH2 जो है, इस PH2 को बोलेंगे हम वेपर प्रेशर। ये क्लियर हुआ? अब मुझे वेपर प्रेशर का डेफिनेशन दिया। हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? डेफिनेशन देने से पहले फटाफट ये एक बार आप वापस से देख लो, इसमें कोई चीज ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं इसका डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। डन? आपको मेरी आवाज आ रही है बराबर से? चलिए, कई लोगों का अभी बंद हो गया था। चलो वापस आते हैं यहाँ पे। तो अब इसका डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखेंगे, द वेपर प्रेशर is the pressure exerted by vapors of a liquid on the surface of liquid at इक्विलिब्रियम। ठीक है? देखो, जो ये वेपर्स हैं वो क्या हो रही है? वापस कंडेंस होके सॉल्यूशन में जा रही है। तो ये वेपर्स और ये सॉल्यूशन में जाने कंडेंस होने के टाइम पे जो ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तब ये वेपर मॉलिक्यूल्स जो है वो पानी के ऊपर एक प्रेशर शो कर रहे हैं। इस प्रेशर को बोला जाएगा उसका वेपर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज किया तो पूरी कहानी हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? अब क्वेश्चन ये था कि सर हमें पता कैसे चले? हमें पता कैसे चले कि ये प्रेशर का वैल्यू कितना है? तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए यहाँ पे एक मीटर जोड़ दिया गया, जिस मीटर को बोला जाता है मैनोमीटर। मेनो नॉट नैनो, नैनो नहीं, मेनो। राइट? ये है मैनोमीटर। मैनोमीटर ये मेना नहीं है, ये मेनो है। फेमिनिन नहीं है, ये मैस्कुलाइन है मेना का। ये मैनोमीटर है। इस मैनोमीटर में मर्क्यूरी भरा होता है। यहाँ पे होता है मर्क्यूरी Hg, और यहाँ पे जो लेवल है वो आपको शो करता है कि अंदर की जो वेपर्स है उसका कितना प्रेशर है। पहले तो हमने वेसल बंद रखा था, अब हमने क्या किया? अब हमने यहाँ पे मैनोमीटर जोड़ दिया।
तो मैनोमीटर से क्या होगा, मैनोमीटर से हमें पता चल जाएगा कि इस वेपर का प्रेशर क्या है या फिर वेपर प्रेशर क्या है। अब काम की चीज ये है कि हमने जो डेफिनेशन बताई है वो डेफिनेशन तो परफेक्ट डेफिनेशन है, प्योर डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन का एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, the pressure exerted by the vapors of any liquid to the surface of liquid, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो मैनोमीटर से निकाल सकते हैं। अब देखना, हाँ अब हम उल्टा चेक करते हैं। देखो हमने यहां पे आपको बोला कि Kp इज इक्वल टू pH2 होता है, तो ये है इसका वेपर प्रेशर। अब अगर मुझे यहाँ पे इस मैनोमीटर से उस वेपर का प्रेशर मिल रहा है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, इस वेपर प्रेशर की वैल्यू ही क्या होती है, उसकी केपी की वैल्यू होती है। आपको बताया ना, इक्विलिब्रियम चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था आपको 11th स्टैंडर्ड में, हम जब इक्विलिब्रियम पढ़ते थे, इक्विलिब्रियम में आपको केपी की वैल्यू दे दी जाती थी, केपी की वैल्यू दी जाती थी। तो केपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली। जिस किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू बेटा अगर आपको दिया हुआ है ना, तो वो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट से ही निकाला गया होता है। एक्सपेरिमेंट से निकाल के आपको डेटा डायरेक्टली दे देते थे। और डायरेक्टली डेटा अगर आपको दे दिया है तो आप सामने जो भी अननोन टर्म है वो अननोन टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो है ये क्या है कहानी, वेपर प्रेशर की कहानी। इज इट फाइन? चलिए अब इवोपरेशन एंड वेपर प्रेशर, इसको मैं बोल देता हूं वेपर प्रेशर। ठीक है ना। इस इवोपरेशन को इफेक्ट करने वाली 4 चीजें थी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड ड्राई एयर। ये 4 चीजें जो है वो इसको इफेक्ट करती है। सेम वे अब यहां पे वेपर प्रेशर को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इफेक्ट कर सकती है, चलो तो यहां पे लिखते हैं। पहला पॉइंट देखो, वेपर प्रेशर को सिर्फ 2 चीजें इफेक्ट कर सकती है, सिर्फ 2 चीजें। एक है नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का जो नेचर है वो, और दूसरा जो है वो है टेम्परेचर। बस 2 चीजें इफेक्ट कर सकती है। अब बोलोगे सर वो पासिंग ऑफ ड्राई एयर वाला फंडा क्यों यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे? सुनो, अगर मैं पासिंग ऑफ ड्राई एयर करूंगा ना, यहां से मान लो इक्विलिब्रियम है ना, अभी इक्विलिब्रियम है, तब वेपर प्रेशर। मैं अगर ड्राई एयर पास करूंगा तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ही नहीं होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो वेपर प्रेशर कैसे बोलोगे, तब तो वेपर प्रेशर है ही नहीं वो। मतलब ड्राई एयर वाला फंडा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। जितने ड्राई एयर पास करते जाओगे उतना ही आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता जाएगा, और जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक वो वेपर प्रेशर नहीं बोला जाएगा। मतलब ड्राई एयर वाला फंडा हमारा खत्म, गलत हो गया। अच्छा, दूसरी चीज चेक करते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या कहानी? कोई बोलेगा सर आप बीकर पे नहीं पानी को जमीन पे डाल दो, फ्लोर पे डाल दो। तो यार अगर फ्लोर पे ही डाल दोगे पानी तो इस पूरे रूम के अंदर कब वो पानी इवेपोरेट होगा, कब वो कंडेंस होके वापस इक्विलिब्रियम में आएगा, तब जाके वेपर प्रेशर होगा। मतलब सरफेस एरिया भी कोई काम का नहीं है। सिर्फ 2 ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस वेपर प्रेशर को इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे भी हम टाइटल दे देते हैं, एक टाइटल दे दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, और उसमें ये डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ रफली बता दिया क्या होता है, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं, मिटाते हैं इसको। ओके देखो,
वेपर प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। वीपी इज अ वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। चलो, तो पहला फैक्टर मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो है नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं यहां पे पानी एंड इथेनॉल। पानी एंड इथेनॉल, वाटर एंड इथेनॉल। आपको क्या लग रहा है कि वाटर और इथेनॉल, इन दोनों में से कौन इजीली इवेपोरेट हो जाएगा? किसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा? शायद आपका आंसर पानी हो सकता है, किसी का आंसर इथेनॉल हो सकता है। मगर अब मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूं, या फिर इसके नेचर को कैसे हम पता करें, इसके लिए एक सिंपल सा आपको रूल बता देता हूं। किसी भी सॉल्वेंट के लिए अगर आपको डिसाइड करना है कि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, तो हम एक ही फैक्टर दिमाग में रखेंगे, वो फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे और भी है, डेंसिटी ले सकते हो, उसका विस्कोसिटी ले सकते हो, या फिर उसका सरफेस टेंशन ले सकते हो, कई सारी और प्रॉपर्टीज हो सकती है। मगर बेटा आपको ना तो डेंसिटी का वैल्यू कभी याद रहेगा, कितने का याद रखोगे, ना सरफेस टेंशन का आपको पता होता है, ना विस्कोसिटी की वैल्यूज आपको पता होती है। ये तो डेटाबेस में आपके पास फिट अगर है तो उसके लिए कोई डायरेक्टली मेथड तो नहीं है कि कैलकुलेट कर लिया चलो मॉलिक्यूलर वेट की तरह, इसका इतना होता है, इसका 10 होता है, इसका 15, इसका 20 जोड़ दिया हो गया। नो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में चेक करते हैं, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना कितना हो सकता है। तो वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, तो इन दोनों हाइड्रोजन के साथ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। और ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी एक एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो आपको पता है, हमने पहले भी आपको बताया है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहां पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है इसके साथ, 4H बॉन्ड्स, इसके साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। यहां पे चेक करते हैं, इसको मैं R ले लेता हूं ना, ये पूरा इथेन जो है, इथाइल ग्रुप जो है वो R है, O H, और यहां पे लोन पेयर्स। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए भी मैंने बताया था, और अभी हम जो एन फैक्टर वाला फाइंड कर रहे थे ना, तभी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बन सकता है, जब आपके पास फोन कॉल आता है किसी का, फोन कॉल FONCl। अगर हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, तो वो हाइड्रोजन ही क्या कर सकता है, आगे जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। और किस किस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये FON के साथ। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ ही करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि फ्लोरीन वाला भी ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन वाला भी नाइट्रोजन के साथ। Cl के साथ नहीं होता बेटा, Cl के साथ नहीं होता बेटा कभी भी। यानी ऐसा नहीं होता कि HCl के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, राइट। हाँ, ये पॉसिबल है कि इस क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो हम आयोनाइज कर सकते हैं, मगर ये हाइड्रोजन सामने FONCl के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर सामने क्लोरीन नहीं हो सकता, क्लोरीन के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उतना इसका चार्ज का डिफरेंस ही उतना नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही उतना नहीं है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इसको आमंत्रित कर सके, पॉसिबल नहीं है। FON के लिए सही है ना। वापस से फोन कॉल, फोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, दोनों साइड फोन तो होना चाहिए ना, मैंने बोला था आपको, फोन कॉल करोगे सामने वाले के साथ पास फोन होना चाहिए, तभी वो फोन लगेगा, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं। आप कॉल करोगे तो वो भी कॉल करेगा, तो क्या आएगा, बिजी आएगा। सो डू रिमेंबर दिस, इफ यू आर कॉलिंग समवन थ्रू योर फोन, he will receive your call with the help of phone. So phone call के सामने फोन, ओके। ऐसे देसी फंडा याद रख लो, फटाक से देख लो, चलो फास्ट, 1 2 3, सिर्फ
सिर्फ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसके साथ कितना पॉसिबल है? 3H बॉन्ड, 3H बॉन्ड्स पॉसिबल है। अब कौन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या है? एक वाटर मॉलिक्यूल और 4 वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा, जकड़ के रखेगा, जिससे उसका इवेपोरेशन ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इवेपोरेशन ही कम हो गया तो डेफिनेटली वेपर्स भी कम बनेंगे। वेपर कम बन गए तो उसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो वापस देखो, more the molecular interaction or attraction, less the number of vapors, less the vapor pressure. तो ऐसा बोल सकते हैं, force of attraction is inversely proportional to vapor pressure. जितना force of attraction ज्यादा होगा उतना ही आपका vapor pressure कम होगा। कल भी बोला था हमने, वही चीज यहाँ पे आई, मगर अलग फॉर्म है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म। तो याद रखो, vapor pressure is inversely proportional to FOA, force of attraction। FOA के साथ वो क्या है? Inversely proportional, FOA। Is it okay? तो मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ यहाँ पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस वाले टॉपिक में हम लिख सकते हैं। आपने लिख लिया हो या नहीं लिखा हो तो एक स्टेटमेंट लिख लो, लास्ट में जो काम का है, that more the force of attraction between molecules, ब्रैकेट में लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड, more the force of attraction in molecules, ब्रैकेट में लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड, less the vapor pressure, और उसके बाद ये चीज लिख लो जो रिलेशन है वो लिख लो। दिख रहा है सबको? जागते रहना, बता दे। तो ये था नेचर ऑफ सब्सटेंस। एक और एग्जांपल भी दे देता हूं मैं आपको, जिससे ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाए, जो कि एक बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेंस में, यानी तब वो होता था AIEEE में पूछा था, मिथेनॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। इन तीनों के लिए पूछा गया था कि वेपर प्रेशर क्या हो सकता है। इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूं, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। सीक्वेंस क्या होगा? VP, वेपर प्रेशर का सीक्वेंस क्या होगा? देखो, इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 3। किसमें? इसके लिए बात कर रहा हूं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। इसमें कितना होगा? अभी तो बताया मैंने, 3 ही होते हैं। इसमें कितना होगा? इसमें आप चेक कर सकते हो। देखो, एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स और एक हाइड्रोजन, मतलब इतना पोर्शन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और इतना पोर्शन भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6H बॉन्ड। मतलब ये तो गया काम से, 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, मतलब उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत ही भयंकर तरह से पकड़ के रखेंगे, उड़ने ही नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे। मतलब क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल जो है उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो मैं कम से ज्यादा की ओर जा रहा हूं, तो इसका जो है वो मिनिमम रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बना रहे हैं, थर्ड वन का मिनिमम रहेगा। अब हमें क्वेश्चन ये होता है कि 1 और 2 में क्या होगा? सर अभी तो आपने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसके ऊपर बेस्ड है, तो दोनों का हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेम है। अब क्या करोगे? अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सेम हो जाए तब आपको चेक करना पड़ेगा इनका मॉलिक्यूलर वेट। दोनों में डेफिनेटली इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है मॉलिक्यूल हेवियर है, जल्दी से वेपराइज नहीं होगा,
वेपर प्रेशर कम होगा। तो इससे ज्यादा होगा इथेनॉल का और सबसे ज्यादा हो जाएगा मिथेनॉल का। मिथेनॉल का जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट में कम है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसके कंपैरिजन में कम है। इज इट ओके? ये क्लियर है सबको? वेपर प्रेशर 3 to 1 इंक्रीजिंग। तो ये था नेचर ऑफ सब्सटेंस। गॉट इट? नाउ टेम्परेचर, सेकंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। सही, चलो सीधी सी बात है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वेपर जो है वो ज्यादा बनेगी, ज्यादा बनती जाएगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर हम इंक्रीज कर सकते हैं। टेम्परेचर कम करते जाओगे तो वेपर्स भी कम बनेगी, वेपर्स कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है ना? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस रिलेशन को, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के साथ के रिलेशन को एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्लेसियस क्लेपेरॉन। क्लेपेरॉन, वाई साइलेंट है, यह है क्लेसियस क्लेपेरॉन। क्लेसियस क्लेपेरॉन जो है उसने एक फॉर्मूला बनाया, लोग P2 upon P1 is equal to delta H vaporization VAP upon 2.303 R gas constant, ये heat of vaporization into 1 upon T1 minus 1 upon T2। इस फॉर्मूला को क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन बोला जाता है। क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है। खैर इसका डेरिवेशन भी है, इसको डेराइव भी कर सकते हैं हम, मगर प्रेशर के साथ, वेपर प्रेशर के साथ ये टेम्परेचर जो है वो कुछ इस तरह से रिलेशन शो करता है। ये दो अलग अलग P2 upon P1, ये दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग वेपर प्रेशर की वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर चलो इसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि कैसे ये करेंगे हम, बता देते हैं, ये याद रख लेना फॉर्मूला। ये एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स से आया है। वेपर प्रेशर dt is equal to delta H vaporization upon RT square। ये फॉर्मूला जो है इसको बोला जाता है क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन का एलन वाला फॉर्म। ये किसी भी एक टेम्परेचर के लिए है, किसी भी एक टेम्परेचर के लिए हमने बनाया। इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो ग्राफिकली मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहाँ पे LNVP वर्सेस टेम्परेचर। तो इसका जो मुझे ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, LNVP वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, LNVP वर्सेस टेम्परेचर। तो इसमें क्या हो रहा है,
ये टेम्परेचर जो है वो यानी एलएन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मुझे अदरवाइज मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ने के साथ एलएन वीपी का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, यानी हम इसको ऐसा लिख रहे हैं डी एल एन वीपी, ये लॉगरिथमिक है यानी टू द बेस ई इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा ln Vp इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन एंड आर, ये दोनों कांस्टेंट है, डेल्टा एच वेपराइजेशन एंड आर ये कांस्टेंट हो गया। ये आपका 1/t स्क्वायर है, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है ना, माइनस 1/t बोल सकता ना मैं, टी स्क्वायर तो क्या है वो 10⁻⁻² है ना, 10⁻⁻² यानी x रेज़ टू n का क्या करते हो इंटीग्रेशन करोगे तो x रेज़ टू n होगा तो x रेज़ टू n + 1 और डिनोमिनेटर में माइनस ये 2 - 1, इस तरह से करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये t ये माइनस प्लस यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट हो जाएगा k। कांस्टेंट आप मैथ्स में या फिजिक्स में आप क्या लिखते हो, c के फॉर्म में लिखते हो, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट को k लिखा है क्योंकि केमिस्ट्री में कांस्टेंट हम k के फॉर्म में लिखते हैं इसलिए। तो ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया ln Vp इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन RT प्लस k। अब एक काम करते हैं, हम इसको दो अलग अलग केस के लिए, नाउ फॉर टेम्परेचर T1 we have vapor pressure P1, तो इस फॉर्मूला को कैसे लिखोगे, ऐसा हो जाएगा ln P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन RT1। ठीक है ना, प्लस ये हमारा कांस्टेंट। और सेकंड केस में लेता हूं मैं T2, तब प्रेशर T2 हो जाएगा ln P2 माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन RT2 प्लस k। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो k को भी हटा देंगे हम, या फिर ये k जो है वो कांस्टेंट हमारा है, इन दोनों का डिफरेंस ले, इक्वेशन 1 और 2 का डिफरेंस ले लो, ये T1 T2 का डिफरेंस ले लो, तो हमें क्या मिल जाएगा, वैसे भी डिफरेंस लोगे तो k कैंसिल हो जाने वाला है, और इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो तो हमें मिलेगा ln P2 माइनस P1। तो अल्टीमेटली हमने जो इक्वेशन लिखी थी ना यहाँ पे ln वाली या फिर log वाली, वही इक्वेशन वापस आ जाएगी। तो ये है उसका डेरिवेशन वाला पॉइंट, डेरिवेशन वाला टॉपिक। मगर आपको ये ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहाँ से आया है आपकी क्यूरियोसिटी को सिर्फ क्योर करने के लिए हमने बताया। इज इट ओके? तो ये ln Vp अपॉन dt is equal to ln Vp अपॉन RT2। चेंज इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होगा। इसको सामने फेंक कर देखो, यहाँ पे ln Vp is change in vapor pressure is directly proportional to that change in temperature। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, log P2 upon P1 is equal to delta H Vp over 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। बस ये फॉर्मूला है। ये सारे जितने भी थर्मोडायनेमिक या फिर टेम्परेचर के साथ रिलेटेड टर्म्स हैं उन सब में एप्लीकेबल है। ये Kp में एप्लीकेबल है, Kc में एप्लीकेबल है, Ksp में एप्लीकेबल है, Kb एसिड बेस कांस्टेंट, Ka एसिड कांस्टेंट, वेपर प्रेशर, ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसके साथ ये टेम्परेचर का फॉर्मूला रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मगर एक सिंपल सा चीज याद रखो कि अगर हम वेपर प्रेशर यानी टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी। गॉट इट? नाउ एक मिनट तक ये देख लो,
और वापस शुरू करते हैं। Got it? चलिए, अब हमने जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिया था वो सॉल्व कर लेते हैं और आज में एक नया टॉपिक आगे शुरू करेंगे, मगर पहले ही खत्म करते हैं। कई लोगों ने पूछा मुझे तो हमने जो क्वेश्चन दिया था आपको वो ये था, टू 200 ml 2 molar NaCl, ठीक है, 300 ml 3 molar MgCl2, 500 ml 4 molar AlCl3। चलिए, आपको Na+, Mg+2, Al+3 और Cl के लिए कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना था। तो एक सिंपल सी बात है बेटा, आपको मैंने बता दिया था कि अगर आप किसी भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब फाइंड करने जाते हो, अगर वो आयन एक ही है, यानी NaCl, MgCl2 और AlCl3 में एक ही सोडियम है NaCl में, तो हम क्या करेंगे, उसी Na+ का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे और तब जो भी कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है, चलो मैं फॉर्मूला के बेस पे बताता हूं। तो ये M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, इन तीनों को मिक्स कर रहे हैं ना, तीनों को मिक्स कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M4V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इन तीनों को हम ऐड कर सकते हैं। अब ये M1 तो पता है यहाँ पे 2 मोलर और वॉल्यूम है 200 प्लस M2 यहाँ तो है ही नहीं ना, सोडियम नहीं है, तो ये 0 प्लस ये भी 0 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1000, 2 प्लस 3 प्लस 5 1000 हो गया, राइट। और ये मुझे मिल जाएगा M4। M4 जो है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन है उसका ये कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 बाय 1000, सो कट 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 हो जाएगा 0.4 बोला। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, Na+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, मुझे Na+, Mg+2 और Al+3 के लिए तो सब लोगों ने बहुत ही सही आंसर दिया था। अब जो गड़बड़ कर दी थी आप लोगों ने वो क्लोरीन के लिए की थी, तो वो डिस्कस करते हैं। अभी Mg और Al वाला आप समझ गए होंगे, इन दोनों को ऐड करके 1000 से डिवाइड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करें, ठीक है, तो Al का मिल जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लोरीन, Cl-। Cl- के लिए कहानी क्या थी, तो Cl- में तो यार आपको इन तीनों को कंसीडर करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला
तो वही लगाएंगे हम वापस, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इज इक्वल टू m4 v4, v4 म्हणजे v1 प्लस v2 प्लस v3, v4 का मतलब क्या है, तीनों का एडिशन। अब क्लोरीन की बात करें तो तीनों में क्लोरीन तो है, मगर वो कितने कितने हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन है, इस कंपाउंड में 2 है और इस कंपाउंड में तो 3 है, तो हमें वो क्लोरीन आयंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, वो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो भी कंसीडर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्लोरीन का कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं, तीनों में अलग अलग है, क्योंकि एक मैग्नीशियम के सामने 2 क्लोरीन, देखो ना, यहाँ पे मैं Na प्लस और Cl माइनस लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ Mg प्लस 2, एक मैग्नीशियम के सामने 2 क्लोरीन आयंस है, यहाँ पे लिख सकता हूँ एक Al प्लस के सामने 3 क्लोरीन माइनस आयन है, तो 1, 2 और 3 आयंस कैटायन एक एक ही है, जबकि क्लोरीन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, Cl2 में डबल और Cl3 में ट्रिपल। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 × 200 × 1 क्योंकि एक क्लोरीन आयन है, प्लस 3 × 300 × 2 क्योंकि 2 आयन है, प्लस 5 × 4 5 × 4 4 × 500 4 × 500 इंटू कितने हैं यहाँ पे 3, इसको डिवाइड करो कितने से 1000 से ही करेंगे, तीनों का वॉल्यूम ऐड कर दोगे तो आपको 1000 मिलेगा। अब सॉल्व करो इसको, अब ये 400 हो जाएगा, ये 900 × 2 यानी 1800 हो जाएगा, ये 2000 × 3 यानी 600 हो जाएगा, तीनों को ऐड करके 1000 से डिवाइड करो, आपका आंसर मिल जाएगा M4 वुड बी कितना था 8.2 मोलार, ठीक है 8.2 मोलार हो जाएगा। तो यहाँ पे गलती कर रहे थे सब लोग, ये 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, बाकी सही था। और क्वेश्चन में ये 200 300 500 है, कई लोगों ने ये 600 ले लिया था, वो भी गलती हुई। इज इट ओके? चलो बिठा दें इसको। वेपर प्रेशर के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन लिखो, calculate the amount of H2O required to saturate vessel of volume 82 liter at 300 Kelvin temperature. Vapor pressure is 38 torr, torr बोलो या mm बोलो, दोनों सेम। वेपर प्रेशर आपके पास है 38 mm, आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन बराबर रीड करो, डेटा जो दिया गया बराबर रीड करो, आपको अमाउंट फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो चेक करो।
आपको पूछा क्या गया है, अमाउंट ऑफ H2, ठीक है ना, मतलब हमें मास ऑफ H2O फाइंड करना है, कितना होगा टू सैचुरेट द वेसल ऑफ वॉल्यूम 82, मतलब 82 लीटर वेसल को भर देने के लिए, पूरा फिल करने के लिए कितना चाहिए, तब टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन, तो आपका वॉल्यूम क्या है 82 लीटर्स, 82 लीटर्स है, आपका टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन गिवन है, और आपका जो वेपर प्रेशर बोले तो हमने अभी बताया ना आपको, वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर केपी के बराबर होता है या फिर प्रेशर के बराबर होता है, तो ये कितना है 38 टोर, इसको ATM में लेके जा सकते हैं, 38 टोर का मतलब 38 mm का मतलब 670 से आप डिवाइड कर दो इसको, 760 से डिवाइड कर दो, तो ये जो वैल्यू मिलेगी मुझे ATM में वैल्यू मिलेगी, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में क्यों ली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास था लीटर और केल्विन टेम्परेचर, तो ये mm में ना रख के मैं अगर इसको एटमॉस्फेयर में ले जाऊं तो मैं एक फॉर्मूला याद अगर आपको है तो कर सकता हूँ इस्तेमाल, PV = nRT, है ना, PV = nRT वाली सारी चीजें हैं, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, मोल्स नहीं है, कोई बात नहीं, वही तो फाइंड करना है, R जो है वो क्या है, गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर का वैल्यू भी है, वेरी नाइस। आप यहाँ पे इस मोल को कैसे फाइंड करोगे, मोल्स का मतलब क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, किसका फाइंड कर रहे हो बेटा, पानी का ना, पानी का मॉलिक्यूलर वेट तो पता है आपको 18 होता है, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, चलो उसको मॉडिफाई कर देते हैं, इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू R इनटू T। चलो प्रेशर क्या है, प्रेशर में दिया है 38, वॉल्यूम क्या है 82, इज इक्वल टू वेट क्या है, वही तो पता करना है, वेट का वैल्यू तो हमें जानना है, वेट पता नहीं, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, R क्या होता है 0.082, और ये टेम्परेचर क्या है 300। और सॉल्व इसको, ये 82 है तो ये मैं लिख सकता हूँ ना 82/1000, नीचे 1000 डाल दो 82, तो 82 तो वही फिट आउट हो गया, वही कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 300 है, तो नीचे 1000 डालोगे तो ये हो जाएगा 0.3, और ये आपका 80, इसको करो सॉल्व, वेट क्या आ रहा है, हमने प्रेशर का वैल्यू ATM में डाला है ना 760, ATM वाला ले रहा है प्रेशर 380/760, तो आपका वेट का आंसर करीब करीब 3 ग्राम के आसपास आ जाएगा। ठीक है, सो 3 ग्राम अगर वाटर लेके किसी वेसल में एक एटमॉस्फेयर, सॉरी हाँ 38/760 एटमॉस्फेयर पे रखोगे और टेम्परेचर 300 केल्विन रखोगे तो वो 82 लीटर्स का पूरा वेसल फिल कर लेगा। इज इट ओके? कई लोग आंसर आ गया है, वेरी गुड, 3 आंसर आ गया, वेरी नाइस। यस, हाँ 0.082 भी ले सकते हो, नो इश्यू, 1 से इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ 2.8 यानी रफली 3 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, तो आज यहां तक रुकते हैं क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट एक टॉपिक जो था उसके मैंने क्वेश्चंस दिए आपको, वेपर प्रेशर बेस्ड और क्वेश्चंस भी मैं आपको आज भेज रहा हूं, आज नए क्वेश्चन से डाल रहा हूं और कल वाले क्वेश्चन भी वापस पोस्ट करूंगा। एक और चीज आपको करनी है, आपके पास NCERT है,
एनसीईआरटी में आप वेपर प्रेशर वाला जो टर्म है या वेपर प्रेशर वाला जो टॉपिक है वो, और कंसंट्रेशन टर्म्स वाला जो टॉपिक है वो दोनों वापस रीड करो थियरी, और लास्ट में जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हैं और इंडेक्स क्वेश्चंस जो दिए हैं वो सारे सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर यानी ट्यूसडे, कल हमारा वापस जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे और वेपर प्रेशर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।